ओके, संजीव श्रीवास्तव के अब टॉप 3 मुद्दे 2024 के चुनाव में। संजीव श्रीवास्तव, आपके 3 मुद्दे हैं, जरा ऊपर पहले दिखा देता हूं, उसके बाद चाहूंगा कि आपने ये 3 मुद्दे क्यों चुने हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, आशुतोष से एक मुद्दे पर संजीव श्रीवास्तव सहमत हैं, पीएम। दूसरा, विपक्षी एकता, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, विपक्षी एकता जमीन पर उतरेगी या नहीं। और तीसरा, आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी। संजीव श्रीवास्तव, आपके लिए भी पहला मुद्दा प्रधानमंत्री ही है ना, मोदी फैक्टर। देखिए, आशुतोष के लिए तीनों मुद्दे मोदी थे, तो मेरा पहला मुद्दा मोदी है, लेकिन बाकी 2 मुद्दे भी वही हैं जो आशुतोष के मोदी में सम्मिलित थे। उन्होंने भी कहा बेरोजगारी, महंगाई, है ना, विपक्ष कैसे क्या रणनीति बनाएगी, कैसे मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगी। तो बात घूम फिर के आशुतोष की गलत नहीं है भाई, सेंटर स्टेज पे मोदी रहेंगे, इसलिए मेरा पहला मुद्दा मोदी है कि मोदी के पक्ष में कौन, मोदी के खिलाफ कौन, तो वो तो एक सेंटर स्टेज है। अब वो खिलाफ कौन में अगर एक से ज्यादा खिलाफ होते हैं तो मत विभाजन होता है। अगर विपक्षी एकता का इंडेक्स ऐसा रहता है कि कई ज्यादातर सीटों पे अगर वो एक कैंडिडेट मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ नजर आएगा तो विपक्षी एकता की बात है, लेकिन बात वो भी मोदी के इर्द गिर्द ही है। और तीसरा, आर्थिक स्थिति में बेरोजगारी, महंगाई, ये जितने सारे मुद्दे हैं वो भी सरकार और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की इर्द गिर्द घूमेंगे। तो ये तो आज जब हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई 2023 को, उस दिन ये मुद्दे हैं। अब क्या इस चुनाव से पहले कोई पुलवामा जैसी घटना होती है, कुछ और हो जाता है, तो मुद्दे की डायनेमिक्स बदल जाती है। आपने कहा ना 2019 में पुलवामा सबसे बड़ा मुद्दा था, और चुनाव के 2 महीने पहले कोई बात करता तो पुलवामा का पी की बात भी नहीं होती, क्योंकि पुलवामा हुआ ही नहीं था। सो ये तो पॉलिटिक्स एक डायनेमिक चीज है। अंतिम समय पे क्या होता है, आज तक राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के वेलफेयर मेजर्स की पिछले कुछ महीनों से चर्चा हो रही थी। आज एक लाल डायरी का किस्सा उछल गया है, अब लाल डायरी चलेगी 2-4 महीने। तो हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि 2014 के बाद 2019 एक तरह का प्राइम मिनिस्टर मोदी पे रेफरेंडम था। हम एक वेस्टमिंस्टर स्टाइल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्टाइल की पॉलिटिक्स हो रही है। तो 2024 भी घूम फिर के प्राइम मिनिस्टर मोदी पे रेफरेंडम होगा। उसमें फैक्टर्स कई आ जाएंगे, फेडरलिज्म, संघीय ढांचा आ जाएगा, साउथ में क्या स्थिति है, कहां का रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, वहां पे बीजेपी और मोदी कितना बड़ा फैक्टर है, तो ये सारी बातें रहेंगी। बट सेंटर स्टेज पे, क्योंकि मोदी जी एक बहुत ही, चाहे आप उनको करिश्माई कहें चाहे पोलराइजिंग कहें, मतलब वो एक तरह से इस समय इंडियन पॉलिटिक्स में, अगर जैसे अमिताभ बच्चन को कहते थे 1 to 10, फिर पुअर मैन्स अमिताभ, मिथुन चक्रवर्ती होते थे 11 नंबर पे या दूसरे स्टार्स, तो अगर 1 to 10 नहीं तो 1 to 5-6 तो इस समय मोदी जी हैं ही, क्योंकि उनके आसपास भी कोई और एक चेहरा नहीं है। और मैं ये भी आशुतोष की बात से सहमत हूं, इनकेस अगर आप मुझसे वो प्रश्न पूछे हैं, कि एक्चुअली ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी में ये होना ही नहीं चाहिए कि उनकी तरफ से चेहरा कौन। आप देखिए, जब भी कोई पावरफुल लीडर हारता है, जब इंदिरा गांधी हारी तो कोई चेहरा नहीं था 77 में, एक ऑपोजिशन मूवमेंट के प्रतीक जरूर जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन सबको मालूम था ये प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है। उसी तरह से 2004 में कौन ऑपोजिशन चेहरा था जब वाजपेयी जी हारे, तो 2014 अपवाद था, इसलिए इतनी जोरदार। तो ऑपोजिशन को इस चेहरे के चक्कर में ही नहीं फंसना चाहिए चुनाव से पहले। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को चेहरे की जरूरत नहीं है, इंटरनल, ठीक है, ओके जी। लेकिन एक सवाल, आपने जो दूसरा मुद्दा चुना, चेहरे को लाने से नुकसान ज्यादा है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। आपने जो दूसरा मुद्दा चुना, विपक्षी एकता, क्या आपका अंदाजा यह है, आपका मानना यह है, अगर विपक्षी एकता जमीन पर नहीं उतरी और सीटों का बंटवारा उस पर सहमति नहीं बनी, तो 2024 का चुनाव फिर तो भूल जाना चाहिए फिलहाल, एज ऑफ नाउ, विपक्ष को? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑपोजिशन ऑफ इंडेक्स यूनिटी ज्यादा होती है, अगर ज्यादातर सीटों पे सहमति बनती है, तो उससे ऑब्वियसली विपक्ष का दावा और मजबूत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो सहमति नहीं, देखिए सहमति कई जगहों पे तो बननी ही नहीं है। आप और कांग्रेस में सहमति बननी नहीं है, कितनी भी परेड हो जाए अब से लेकर चुनाव तक, है ना। तो एमपी, अब जैसे एमपी के अंदर आज केजरीवाल ने कहा है ना, आज या कल की, वो सारे विधानसभा सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो वो तो एक रहेगा ही सिलसिला कि वो कितनी जगह उतारते। तो टोटल यूनिटी नहीं होगी, लेकिन जो की स्टेट्स हैं, जैसे मेरा मानना है कि 3 की स्टेट्स हैं अगले इलेक्शंस के लिए, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार।
अगर इन 3 की स्टेट्स पे यूनिटी बनती है तो उसका बहुत बड़ा लाभ विपक्ष को मिलने की कागज पे संभावना है। होगा क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन पेपर पे वो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, ऑल राइट।